हेलो दोस्तों, माय नेम शिवांग कटियार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस बाय एलएसएस टीम में। मैं क्लास 10th साइंस, जो साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैंने उन सभी तीनों पार्टों से कुछ क्वेश्चन छांट करके 50 क्वेश्चंस निकाले हैं। वो 27 फरवरी 2023 के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। वो इस प्रकार है, मैं आप सभी को आज बताऊंगा। बिना स्क्रिप्ट ये पूरा वीडियो तुमको वॉच करना है। और ये अगर क्वेश्चन आपने एक नोट्स बना कर लिख लिए तो 2023 में तुम्हारे 70 में 70 यानी 27 फरवरी को 70 में 70 आप लोगों को एग्जाम में नंबर पा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बिना स्क्रिप्ट किए पूरे देखिएगा बेटा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, उनका नियम भी लिखिए। जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बेटा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, कुछ भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार की घटनाओं को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब बेटा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब बेटा दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख खींचिए। अब बेटा जब कोई उत्तल दर्पण होता है तो उसमें जब प्रकाश मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है। उसी किरण को जब पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, अब देखो जब उसी किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो वो फोकस से होती हुई निकल जाती है। अब फिर दूसरी किरण, जब प्रकाश की किरण वक्रता से होती हुई जाती है तो पहली किरण को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब तुम्हारा बनता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है बेटा, सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जो विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब देखो बेटा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दूरदृष्टि दोष के कारण तथा निवारण लिखिए। दूरदृष्टि दोष के कारण तथा निवारण लिखिए। दूरदृष्टि क्या होता है, दूरदृष्टि दोष के कारण हमको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे दूरदृष्टि कहते हैं। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखो अगला 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष के कारण तथा निवारण लिखिए। निकट दृष्टि दोष क्या होता है बेटा, निकट दृष्टि दोष के कारण पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष के प्रयोग के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, मानव नेत्र से आप क्या समझते हो, उसके भाग लिखिए। अब बेटा जो मानव नेत्र तुम्हारा होता है, मानव नेत्र क्या है, एक मानव का बहुमूल रत्न है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। जब हमारा रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो हमको वस्तु वह स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है। अब देखो इसके जो बाहरी सतह होती है उसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के अंदर की सतह को कोराइड कहते हैं और कोराइड के अंदर वाली सतह को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और रेटिना पर पीत बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनता है और इसमें एक अंध बिंदु होता है जिसके प्रकाश स्राव द्वारा मस्तिष्क तक प्रकाश जाता है। इसमें एक लेंस लगा होता है और जली द्रव भरा होता है जिसे हम आंसू कहते हैं। आंसू कैसा, नमकीन होता है, ठीक है। अब बेटा इसी प्रकार इसके भागों में तुमको लिखना है, भाग नंबर डाल के उसी के भागों में लिखना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 7वां नंबर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। अब देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है बेटा, जब प्रकाश की किरण किसी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म गोली बूंद के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तो वह बूंद 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, प्रकाश को 7 रंगों में बिखेर देती है। तो इस प्रकार की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है बेटा, इसमें देखो जो ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ाया गया होगा, आप ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। नियतांक को आर माना जाता है। अब देखो इसी प्रकार इसका जब श्रेणी क्रम के संयोजन का फार्मूला होता है तो उसको सिद्ध किया जाता है। आर बराबर कितना होता है बेटा, R1 प्लस
R2 प्लस कितना होता है बेटा R3। अब बेटा वो कैसे आता है, अब देखो इसकी कंडीशन तुमको ओम का नियम पढ़ाया जाता है, R बराबर कितना पढ़ाया जाता है V अपान I। अब बेटा देखो इसमें क्या होता है, जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में एक ही लाइन में तुम्हारे क्या होते हैं, प्रतिरोध एक ही लाइन में तुम्हारे जुड़े होते हैं। अब जब एक ही लाइन में प्रतिरोध जुड़े होंगे तो बेटा उसमें जो विभव होगा वो अलग अलग होगा। यहां से यहां तक का विभव क्या होगा बेटा V1 होगा। अब यहां से यहां तक का विभव क्या होगा बेटा V2 होगा। यहां से यहां तक का विभव क्या होगा बेटा V3 होगा। अब देखो जब इस पे विभव लगेगा तो इसमें क्या होगा बेटा R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, यहाँ कितना हो जाएगा R3 प्रतिरोध। अब देखो इसको किस प्रकार जोड़ा जाएगा, अब देखो I को यहाँ ले जाएंगे, धारा कैसी सब में समान बहेगी, I धारा प्रवाहित होगी, यानी V बराबर हम कह सकते हैं बेटा I और R कह सकते हैं। अब देखो इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार जब इसी प्रकार करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा V1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा I R1 हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार V2 बराबर कितना हो जाएगा I R2 हो जाएगा। इसी प्रकार V3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा I R3 हो जाएगा। अब देखो इसमें वैल्यू जब पुट अप करते हैं समीकरण विभव में क्या होता है बेटा V बराबर तुमको लगाना है, V बराबर कितना लिखना है बेटा V1 प्लस V2 और प्लस कितना हो जाएगा V3। अब देखो इसमें जब वैल्यू पुट अप करते हैं तो V बराबर कितना होता है बेटा V1 का मान कितना है I R1 है, प्लस कितना है I R2 है, प्लस कितना है बेटा I R2 प्लस कितना है I R3 है। अब देखो इसमें I धारा सब में समान है, तो अब देखो ये जो विभव है विभव बराबर कितना लिखने हैं बेटा I R लिखने हैं, तो यहाँ पे कितना I और R लिख देते हैं बराबर I धारा कॉमन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन में कितना आता है बेटा R1 प्लस R2 प्लस कितना आता है बेटा R3 आता है। इसी प्रकार I से I तुम्हारा कट जाता है, इसी प्रकार R कितना हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी डॉट डॉट चलता चला जाता है। अब देखो इसी प्रकार समांतर क्रम में प्रतिरोध होता है, समांतर क्रम देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए, ये परीक्षा में बहुत आता है बेटा। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा 1 अपान R बराबर फार्मूला क्या चलता है बेटा 1 अपान R1 प्लस बेटा 1 अपान R2 प्लस बेटा 1 अपान R3, इसी प्रकार डॉट डॉट चलता रहता है। अब देखो फिर 10वां नंबर क्या कह रहा है ओम का नियम क्या है सत्यापन कीजिए। ओम का नियम क्या होता है अभी आप लोगों को बताया ओम का नियम क्या होता है। अब देखो जो ओम का नियम होता है उसको उसी प्रकार से लिखना है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे हम R कहते हैं, नियतांक को मानते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 किलोवाट को जूल में बदलिए। अब देखो बेटा जो 1 किलोवाट होता है बेटा 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बेटा 1000 ग्राम होते हैं। अब देखो इसी प्रकार 1 घंटे में कितने सेकंड 3600 सेकंड होते हैं। जब इसको हल करेंगे तो क्या बेटा अब 1 किलो को अगर उसमें 1 किलो को ग्राम में चेंज करोगे कितना हो जाए बेटा 1000 ग्राम हो जाएंगे तुम्हारे। अब देखो इसको घंटे को अगर सेकंड में चेंज करो कितना हो जाएगा बेटा 3600 सेकंड हो जाएंगे। अब देखो 3600 जब सेकंड हो जाएंगे 2 जीरो इसके और 3 जीरो इसके 3 दो कितने हो जाएंगे 5, एक के बाद दशमलव लगा देना, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10 के ऊपर कितना हो जाएगा बेटा 6, और किस में आ जाएगा जूल में। ये किस में आ जाएगा आंसर जूल में। ये 1 किलोवाट में इतने जूल होते हैं बेटा। अब देखो अगला क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। अब देखो बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है बेटा बायो-सेवर्ट के नियम देखो बेटा बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमणानुपाती होता है। चालक तार के अवयव की लंबाई डेल्टा एल की क्या होती है अनुक्रमणानुपाती होता है, तथा उसमें देखो चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाली कोण की ज्या के अनुक्रमणानुपाती होता है। अब चालक तार में चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। यानी बायो-सेवर्ट का नियम कह सकते हैं डेल्टा बी बराबर कितना कह सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट के नियम का फार्मूला होता है बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा इस प्रकार हम तुमको 13 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा फ्लेमिंग के दाएं हाथ तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए। अब देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है जब हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार घुमाएं जो अंगूठा हो उस पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करे
जो उंगलियां हो उसके फेरों की संख्या को डिनोट करें। इसी प्रकार बेटा बाएं हाथ का नियम होता है, जब बाएं हाथ को हम ऐसे इसी प्रकार हम घुमाते हैं तो बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ये बल को, ये धारा को प्रभावित करता है बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। अब फैराडे का तुमको विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम इसमें लिखना है बेटा। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। अब देखो विद्युत जो मोटर होती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, इसका तुम्हें निम्नांकित चित्र बनाना है और बाकायदे तुमको समझाना है। अब देखो बेटा इसी प्रकार तुम्हारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, विद्युत जनित्र का आरेख खींचकर सिद्धांत क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए, पुरुषों का अर्थ लिखिए। बेटा जो विद्युत जनित्र होता है उसको चित्र बनाना है और उसमें क्रियाविधि और सिद्धांत लिखना है और पुरुषों में बताना, पुरुषों का विलय जो लगे होते हैं तो उसका क्या कार्य होता है जिसके द्वारा हम विद्युत को उत्पन्न किया जाता है, इसके बारे में लिखना है बेटा। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। अब देखो एक विद्युत ऊर्जा चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा, तुमसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर साल पेपर में आता है। अब देखो बेटा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। अब देखो संचारण और विकिरणता किसे कहते हैं, ये तुमको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। अब देखो केमिस्ट्री का पोर्शन तुम्हारा चालू हो गया है। अब देखो जैसे संचारण होता है, कोई लोहे की धातु को नमी तथा आर्द्रता में ले जाते तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इसे संचारण कहते हैं। विकिरणता जबकि कोई चीज गंध देने लगे, जैसे दाल मोट होती है काफी समय रखी रहती है तो उसमें गंध हो जाती है, फिर वो फेंक दी जाती है। कोई भी चीज अगर उसमें रख दी जाती है तो वायु से अब क्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, जिसके कारण वह वस्तु बेकार हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, रेडॉक्स अपक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। अब देखो 20 नंबर, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या अर्थ होता है समझाइए। अब देखो ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी के बारे में लिखना है बेटा। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण देकर समझाइए। अब देखो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण होता है या एक नए तत्व का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे संयोजन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया, प्रस्तापन अपक्रिया, ये सब इसके बारे में प्रकार भी इसमें लिखना है। रेडॉक्स अपक्रिया होता है, उपचयन अपचयन, ये सब प्रकार होते हैं बेटा। अब देखो इसी प्रकार 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 22 नंबर क्वेश्चन देखो, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन का सांद्रण से क्या संबंध होता है। अब देखो पीएच मान की तुम्हें परिभाषा भी लिखना है, इसका हाइड्रोजन से सांद्रण भी बताना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर, उदासीनीकरण अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अब देखो तुम्हें बताना उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करना है। अब देखो बेटा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण लिखिए। अम्ल क्षार लवण की तुमको परिभाषा लिखने हैं और उसके उदाहरण भी लिखने हैं। अब देखो बेटा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा के बनाने की विधि लिखिए तथा भौतिक तथा रासायनिक गुण। इसमें बेटा बेकिंग सोडा बनाने कैसे बनाया जाता है, इसका समीकरण भी देना है और भौतिक और रासायनिक गुण भी लिखना है। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए तथा भौतिक तथा रासायनिक गुण। अब देखो एक व्यंजक गुण, एक बेकिंग सोडा, और ये क्वेश्चन में बहुत आते हैं पेपर में, ये थोड़ा बढ़िया तरीके से याद कर लेना। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अयस्क तथा खनिज को परिभाषित कीजिए। अयस्क तथा खनिज में अंतर लिखिए। अयस्क तथा खनिज की परिभाषा याद करनी है, अयस्क तथा खनिज की परिभाषा तुमको याद करना है और अयस्क तथा खनिज में अंतर भी तुमको बताना है। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भर्जन तथा निष्पादन से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, ये भी याद कर लेना बेटा। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखिए, ये भी क्वेश्चन तुमको रटना है। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो प्रमुख धातुओं का नाम तथा संगठन। अब देखो मिश्रित धातु किसे कहते हैं, दो प्रमुख धातुओं का नाम तथा संगठन उपयोग लिखिए, ये तुमको क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या है बेटे 31, समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। अब बेटा देखो इसमें तुमको समजाति श्रेणी के बारे में लिखना है, इसके उदाहरण भी दर्शाना है।
अब देखो बेटा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अब तुमको बताना है एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। अब देखो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। अब देखो इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तुमको क्या देना, परिभाषा लिखना है बेटा। अब देखो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सावनीकरण पर संक्षिप्त विवरण कीजिए। सावनीकरण पर तुमको परिभाषा लिखना है और इसको बताना है कैसे सावनीकरण होता है। अब देखो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब देखो निम्न पर तुमको क्या टिप्पणी लिखना है। अब देखो पहला क्या है बेटा, स्टेरीकरण, दूसरा क्या है बेटा, सीमेंट अभिक्रिया, तीसरा क्या है बेटा, किटवन अभिक्रिया, तीसरा क्या है, मीसेल। अब देखो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। अब देखो मेंडलीव का आवर्त नियम तुम्हें बताना है। अब देखो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता लिखिए। अब देखो दीर्घाकार आवर्त सारणी तुम्हें बताना है, दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या होती है उसको बना करके समझाना है। अब देखो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ तथा हानि लिखिए। मेंडलीव के आवर्त सारणी के लाभ तथा हानि बताने हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं, कौन कौन से हानि होती है। अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैवीय तथा अवैवीय श्वसन में क्या अंतर होते हैं, तुम्हें इसमें बताना, वैवीय तथा अवैवीय श्वसन में क्या अंतर होते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, रुधिर तथा लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। रुधिर में तुम्हें बताना, रुधिर के में और लसिका में क्या अंतर होते हैं। अब देखो 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं, पूरी प्रक्रिया समझाइए। पाचन तंत्र को चित्र बना करके पूरा समझाना है, उसके बारे में लिखना है। अब देखो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो हृदय की संरचना का संचित्र वर्णन कीजिए तथा क्रिया विधि लिखिए। अब देखो हृदय का तुमको चित्र बनाना है और उसके बारे में समझाना है। अब देखो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हैं, मनुष्य की उत्सर्जी अंग बताइए। मतलब उत्सर्जन तंत्र का तुमको बेटा उसके बारे में समझाना, उत्सर्जी अंग भी बताना है, मनुष्य के उत्सर्जी अंग क्या होते हैं बेटा। अब देखो 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंध्र की संरचना, रंध्र की रचना तथा कार्य तथा संचित्र वर्णन कीजिए। रंध्र की रचना तथा कार्य के बारे में वर्णन करना है। अब देखो 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विखंडन बहुखंडन से आप क्या समझते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन को तुम्हें बताना है बेटा। अब देखो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन के बारे में इसमें बताना है बेटा तुमको। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 47 नंबर, नर तथा मादा जनन तंत्र का संचित्र वर्णन कीजिए। नर तथा मादा जनन तंत्र का चित्र बनाने हैं और उसका संचित्र वर्णन करने हैं बेटा, उसके बारे में समझाना है कैसे क्या क्या होता है। अब देखो बेटा 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है तुम्हें बताना है। स्वपरागण किसे कहते हैं, परपरागण किसे कहते हैं। अब देखो बेटा 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समजात तथा समरूप अंग का परिभाषा उदाहरण लिखिए। समजात अंग तथा समरूप अंग की परिभाषा तथा उदाहरण उसके देना है। अब देखो 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंडलीव के 3 नियम लिखिए। मेंडलीव के 3 नियम क्या होता है, पहला होता है तुम्हारा प्रभाविकता का नियम, दूसरा होता है पृथक्करण का नियम, तीसरा होता है अपबाहु का नियम। अब ये तुमको सब बारे में बताना है। अब देखो इसको क्वेश्चन जितने भी आपको, अब देखो हमने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको साइंस होती है 10th क्लास की साइंस, उसमें से देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और तीनों पार्ट को मिला करके हमने 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये 2023 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो 27 फरवरी को तुम्हारा साइंस का पेपर है उसमें से इससे कुछ बाहर नहीं जाने वाला है। तो इसी क्वेश्चन को तुमको फॉलो करना है और सही तरीके से एक कॉपी में नोट्स बना करके लिख लेना है और बस इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इसे लोगों में शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए।